हेलो एवरीवन, आपसे स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था इम्ब्रायो के बारे में और इम्ब्रायो के पार्ट्स के बारे में कि डाइकॉट, मोनोकॉट, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, एम्ब्रायोनल एक्सिस, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज लास्ट रहेगा हम लोगों का, है ना। तो हम लोग चले इसको कर लेते हैं फटाफट। तो आज हम लोग बात करेंगे सीड के ही बारे में। तो सीड क्या है, सबको पता है कि ये कैसे बना है। तो हम लोग लिख देते हैं, इट इज फॉर्म फ्रॉम फर्टिलाइज ओव्यूल। किससे बना है? फर्टिलाइज ओव्यूल से बना है। जो ओव्यूल फर्टिलाइज कर गया उसी से क्या बन गया? उसी से क्या बन गया? उसी से हमारा सीड बन गया। अब ये जो सीड है वो दो तरीके का है। एक है एंडोस्पर्मिक, और इसको एक और भी नाम देते हैं एल्बुमिनस। एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा हमारा है नॉन एंडोस्पर्मिक, या इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड, ठीक है। बहुत आसान सी बात है, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। आसान सी बात है, ऐसे याद रखना है कि एंडोस्पर्मिक सीड वैसा सीड है, एंडोस्पर्मिक सीड ऐसा सीड है जिसका स्पर्म जो है, एंडोस्पर्म जो है वो क्या है? बचा रह जाता है। जिसका एंडोस्पर्म जो है वो क्या? बचा रह जाता है। मतलब सबको पता है, इससे पहले क्लास में बात किए थे कि जो एंडोस्पर्म है उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है किसके द्वारा? एम्ब्रायो को डेवलपमेंट में। मगर जो मोनोकॉट सीड्स होते हैं ना, जो मोनोकॉट सीड्स होते हैं उसमें सारे एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होते हैं, ठीक है। मोस्टली मोनोकॉट्स में, मैं सारा नहीं बोलूंगा, मोस्टली मोनोकॉट्स में क्या होगा कि जो सारे के सारे एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम नहीं होते हैं। और ज़्यादातर और नॉन एंडोस्पर्मिक क्या होंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड वैसे सीड्स होंगे जिनमें कि एंडोस्पर्म नहीं बचेगा। और ज़्यादातर डाइकॉट्स जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। कुछ एक्सेप्शन इसके भी हैं, मतलब इसमें कुछ ऐसे हम लोग मोनोकॉट्स भी देखेंगे जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक है। आप बात समझे? नहीं समझे? फिर समझे। एंडोस्पर्मिक सीड वैसा सीड है जिसमें एंडोस्पर्म बचा रहेगा, ठीक। और ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक है मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स का। मतलब ज्यादातर मोनोकॉट्स में क्या होंगे? एंडोस्पर्म बचे रहेंगे, ठीक है। और नॉन एंडोस्पर्मिक क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक वैसा सीड है जिसमें कि एंडोस्पर्म नहीं बचेंगे। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक है मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स की। क्लियर है? तो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। एंडोस्पर्म, तो इसमें हम क्या लिख लेते हैं? और एंडोस्पर्मिक को ही एल्बुमिनस बोलते हैं, और नॉन एंडोस्पर्मिक को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स एल्बुमिनस बोलते हैं। अब बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो एंडोस्पर्मिक सीड, है ना। तो मैं क्या लिखता हूं? अ टाइप ऑफ सीड इन विच एंडोस्पर्म remains, इसमें एंडोस्पर्म क्या होगा? बचेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक, या ऐसे लिख देते हैं, एंडोस्पर्म इज नॉट फुल्ली कंज्यूम्ड। इसमें एंडोस्पर्म फुल्ली कंज्यूम नहीं होता है बाय द एम्ब्रायो। उसी को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। और इसमें आता क्या है? मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स आर एंडोस्पर्मिक सीड्स। ज्यादातर जो मोनोकॉट्स हैं वो कैसे हैं? एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं। हम इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। हम एग्जांपल में इसका लिख लेते हैं, मेज, राइस, व्हीट, ये सब क्या है? ये भी क्या है? मोनोकॉट है। ये भी क्या है? मोनोकॉट है। ये भी क्या है? मोनोकॉट है ना। इसमें एक और एग्जांपल लिखते हैं, कैस्टर जो है वो क्या है? तो डाइकॉट है। कैस्टर जो है क्या है? डाइकॉट है। तो क्लियर है ना। हमने पहले भी बोला था कि एंडोस्पर्मिक सीड वैसा सीड है जिसमें एंडोस्पर्म बचा रहेगा। और ये किस में होता है? ये मोनोकॉट्स में होता है। मगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक डाइकॉट भी ऐसा है जिसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ है। याद रहेगा? चलिए ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक के बारे में। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, तो इसमें हम लोग क्या बात कर लेते हैं? अ टाइप, सॉरी, इसमें क्या है ना कि इस फुल्ली कंज्यूम्ड होता है ना। ये तो एंडोस्पर्मिक था ना,
तो एंडोस्पर्म क्या फुली कंज्यूम हो जाना चाहिए, तो इस सब में फुली कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि ये मोनोकॉट्स है, मगर ये एक ऐसा डाइकॉट है जिसमें भी फुली कंज्यूम नहीं होगा, याद रहेगा ना। अब हम लोग बात करते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, टाइप ऑफ सीड in which endosperm is not fully consumed, जिसमें एंडोस्पर्म जो है वो फुली कंज्यूम नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। और ऐसा किसमें होगा, तो ऐसा जो होगा नॉन एंडोस्पर्मिक जो सीड होगा वो किसमें हम लोग बात करेंगे, तो यही तो ठीक तो था, इसमें नॉट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एंडोस्पर्म में क्या था, हम लोगों ने बात ये किया था कि एंडोस्पर्म में एंडोस्पर्मिक सीड जो था जिसमें एंडोस्पर्म बचेगा, तो क्या लिखा है कि ऐसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हो रहा, तो पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होने का मतलब कि एंडोस्पर्म बचा है तो उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, और इसमें पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्म। इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा होता, तो ये भी लिख लेंगे ना कि मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, ज्यादातर जो डाइकॉट्स है वो कैसे होंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होंगे। एग्जांपल की बात कर लें, लिख लीजिए पी, आप लिख लीजिए मेज, सॉरी ग्राम, है ना, आप लिख लीजिए ग्राउंड नट, आप लिख लीजिए कैस्टर, क्या लिख लीजिए कैस्टर, तो इसमें था ही ना, इसमें आ जाएगा ऑर्किड। तो ये क्या है, ये जो पी है वो क्या है, डाइकॉट है, ये भी क्या है, डाइकॉट है, ये भी क्या है, डाइकॉट है, और ये क्या है, मोनोकॉट है। क्लियर है ना। ये मोनोकॉट होते हुए भी इसमें क्या है, एंडोस्पर्म नहीं बच रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इसमें, है ना। मैं एक बार फिर से एकदम अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। एंडोस्पर्मिक सीड वैसा सीड है जिसमें एंडोस्पर्म जो है वो बचा रहेगा, फुल्ली कंज्यूम नहीं होगा, उसे कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, और ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, ज्यादातर मोनोकॉट्स का। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड वैसा सीड होगा जिसमें कि एंडोस्पर्म जो है वो फुल्ली कंज्यूम हो जाएगा, जिसमें एंडोस्पर्म फुल्ली कंज्यूम हो जाएगा, और ये कैरेक्टरिस्टिक किसका होगा, डाइकॉट का। बट एग्जांपल में यहाँ पे मोनोकॉट भी लगा हुआ है जो कि ऑर्किड है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब देखिए क्या है, अब ये जो सीड है ना, ये जो सीड है, ठीक है। अच्छा सीड में है होगा क्या क्या, तो सीड में क्या क्या होगा, तो सीड में होगा सीड का कोट, सीड में क्या होगा, सीड का कोट, सीड में क्या होगा, एंडोस्पर्म, सीड में क्या होगा, एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म से ही तो क्या बन जाता है, एम्ब्रायो बन जाता है, सॉरी एम्ब्रायो तो अलग ही है, सीड कोट है, एंडोस्पर्म है, और इसमें क्या है, एम्ब्रायो है, यही ना सीड में, और क्या है, और सीड कोट, इसमें सीड का कोट भी जो होता है ना वो 2 होता है, सीड का कोट कितना है, 2 होता है, ठीक है। एक है बाहरी और एक है अंदर, ठीक है। तो जो बाहरी का कवर है ना उसको हम बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टा, क्या बोलते हैं, टेस्टा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे टेस्टा, ऐसे लिख दो, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ एक है आउटर क्या बोलते हैं, टेस्टा, और एक है इनर, और इनर क्या बोलते हैं, टेगमेंट, क्या बोलते हैं, टेगमेंट। याद रख लेंगे क्या रखना है कि जो सीड कोट है, जो सीड है, सीड का जो बाहरी कवर है उसे सीड कोट कहते हैं, और सीड कोट जो बाहरी कवर है सीड का उसको बोलते हैं हम लोग टेस्टा, और सीड के अंदर से जो कवर है उसको हम क्या बोलते हैं, टेगमेंट। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो ये सारी बातें किसके बारे में हो गई, और सीड के बारे में हो गई। एक और बात यहाँ पे याद रखना है कि कुछ ऐसे भी सीड होते हैं ना जिसमें कि न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस था, आप याद करिए न्यूक्लियस, एम्ब्रायो सैक जो बनता है वो न्यूक्लियस से ही बना था, ठीक है। तो कुछ न्यूक्लियस के रिमेन्स रह जाते हैं, और वैसे सीड को हम लोग बोलते हैं पेरीस्पर्मिक सीड, मतलब वैसा सीड जिसमें न्यूक्लियस के रिमेन्स बचे हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेरीस्पर्मिक सीड, ठीक है। अगले स्लाइड में इसके बारे में लिख लेंगे। चलिए अब क्या है, यहाँ तक की तो बात हो गई। अब क्या है, जो सीड प्रोड्यूस होते हैं ना वो भी 2 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। या तो वो डॉर्मेंट हो जाए, या तो वो क्या हो जाए, जर्मिनेट। जरूरी नहीं है कि जितने भी सीड बनेंगे वो क्या हो, वो जर्मिनेट करें। तो डॉर्मेंट का मतलब मैं सीधा लिखता हूँ इनएक्टिव सीड, ठीक है। और जर्मिनेट का मतलब एक्टिव सीड।
तो डॉर्मेंट क्या हो गया, और इसी को बोलते हैं डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी द एबिलिटी ऑफ अ सीड not to germinate is called dormancy। अगर कोई सीड जर्मिनेट नहीं करता है ना, तो वैसे सीड को हम बोलते हैं डॉर्मेंट सीड। और ये जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डॉर्मेंसी। तो दो तरह के सीड हो सकते हैं, एक डॉर्मेंट हो सकते हैं, इसके बारे में ग्रेड 10th में भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। तो डॉर्मेंसी हो गया, और दूसरा क्या हो गया, जर्मिनेट। तो जर्मिनेट में क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा द एबिलिटी, मैं इसी को लिख देता हूँ, द एबिलिटी ऑफ अ सीड, और नॉट हटा देना है और यहाँ क्या लिखना है, टू जर्मिनेट इज कॉल्ड जर्मिनेट सीड। इसको हम क्या कर ले रहे हैं, जर्मिनेट सीड कह ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और हम लोग के पास था, पेरिस्पर्मिक सीड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। पेरिस्पर्मिक सीड हम लोग बात कर रहे थे ना, पेरिस्पर्मिक सीड के बारे में। इसमें क्या बात कर रहे थे, अ टाइप ऑफ सीड in which remains of nucleus is formed, जिसमें न्यूक्लियस बच जाते हैं, वैसे सीड को बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड, जो कि बहुत कम होते हैं। फाउंड इज कॉल्ड पेरिस्पर्मिक सीड, है ना। दो एग्जांपल लिख देता हूँ, एक हो गया ब्लैक पेपर, और दूसरा एग्जांपल हो गया बीटरूट। ये दो ऐसे सीड्स है जिनमें न्यूक्लियस जो है वो बचा रह जाता है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीड वायबिलिटी। हमने बात किया था ना पॉलन वायबिलिटी, कि पॉलन कितने दिन तक जिंदा रहेगा, उसे हम लोग बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी। और सीड कितने दिन तक एबल है जर्मिनेट करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, सीड वायबिलिटी। तो क्या लिख लेते हैं कि द टाइम फॉर विच सीड इज एबल टू जर्मिनेट is called सीड वायबिलिटी, जो कि हर प्लांट के लिए अलग अलग है, सब में सेम नहीं है। हर प्लांट के लिए क्या करेगा, वेरी करेगा, प्लांट टू प्लांट जो है ये चीज़ क्या होगा, वेरी करेगा। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। जैसे एक प्लांट है ऑक्सालिस, इसका जो सीड होता है वो वायबल होता है वायबल फॉर सेवरल मंथ्स। ठीक है। एक सीड होता है लुपिन्स, एक सीड किसका है, लुपिन्स का, लुपिन सीड प्लांट का नाम है, तो उसका जो सीड हुआ वो लुपिन सीड हो गया। ये जो है वो वायबल होता है 10,000 साल के लिए। कब तक के लिए, 10,000 के लिए। और रिसेंट एक ऐसा डेट पाम मिला है जो कि 2000 साल पुराना पाया गया है ना। तो तीसरा हम ये भी लिख लेते हैं कि डेट पाम का वायबिलिटी क्या हो गया, डेट पाम का वायबिलिटी कितना हो गया, 2000 ईयर्स। तो सब मिला के बात ये हुई कि सीड जो है हमारा पूरे तरीके से खत्म हुआ। अब हम लोग अच्छा, एक और बात, लास्ट बात ये कि नोट करके यहाँ लिख लेना है कि द नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रूट depends on the number of ओव्यूल। एक फ्रूट में नंबर ऑफ सीड कितने बनेंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसमें ओव्यूल की संख्याएं कितनी है। ओव्यूल का संख्या डिसाइड करेगा कि उसमें नंबर ऑफ सीड कितना बनेगा। ठीक है। अब हम लोग फ्रूट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, फ्रूट। तो फ्रूट क्या है, राइपन ओवरी है, राइपन ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। ठीक है। दूसरी बात, फ्रूट दो तरीके का है, एक है ट्रू फ्रूट और एक है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होता है, तो हम लिख देते हैं द टाइप या अ टाइप ऑफ फ्रूट
which develops from ovary is called true fruit। वैसा फ्रूट जो ओवरी से डेवलप करेगा, ओवरी के राइपन होने से डेवलप होगा, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रू फ्रूट कहेंगे। ठीक है। और जो ओवरी के अलावा, ठीक है, थैलेमस से अगर बने तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अ टाइप ऑफ फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम थैलेमस। थैलेमस पता है ना, रिसेप्टेकल बोलते हैं इसको, इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। इसके एग्जांपल्स लिख लेंगे। इसमें तो मैक्सिमम आ ही जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, है ना, पाइन एप्पल आ जाएगा, जो भी फ्रूट देखते सब इसमें आ जाएगा। इसमें कुछ छोड़ के एग्जांपल इसमें क्या आ जाएगा? एप्पल फॉल्स फ्रूट नहीं है, क्योंकि वो किस चीज़ से बना है? थैलेमस से बना है। एप्पल के अंदर उसका ओवरी है, जिसको हम लोग काट के बाहर कर देते हैं। जो सीड जो होता है उसका ओवरी के अंदर होता है, उसको तो काट के हम लोग फेंक देते हैं, उसको थोड़ी खाते हैं। हम लोग एप्पल का क्या खाते हैं? थैलेमस खाते हैं। स्ट्रॉबेरी हो गया, नाशपाती हो गया, है ना, ये सब क्या है? फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो फ्रूट का जो वाल होता है ना, उसको हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। तो यहाँ लिख लें कि वाल ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। जो फ्रूट का वाल है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक। उसके बाद एक होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या होता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो वैसा फ्रूट जो बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन का, बिना फर्टिलाइजेशन हुए ही फ्रूट बन गया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। और जब बिना फर्टिलाइजेशन हुए कोई फ्रूट बनेगा तो उसमें सीड्स नहीं होंगे। एग्जाम्पल आपका हो गया बनाना, और दूसरा एग्जाम्पल आपका हो गया ग्रेप्स। ये दो ऐसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अ टाइप ऑफ फ्रूट which is formed without fertilization is called पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। उसी क्या बोलते हैं हम लोग? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। और क्या लिखते हैं? दे आर सीडलेस। फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, तो जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो कहाँ से सीड बनेगा? सीड नहीं बनेगा, है ना। इसका एग्जाम्पल आपका हो गया, आपका एक हो गया ग्रेप्स, दूसरा एग्जाम्पल आपका हो गया बनाना। क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है? अब देखिए आगे की बात। अब थोड़ी सी और है, 5 मिनट 7 मिनट और लगेगा, उसके बाद चैप्टर खत्म होने वाला है। अब जो हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है ना, वो है एपोमिक्सिस और पॉलीइम्ब्रोयनी। क्या पढ़ना है? एपोमिक्सिस और पॉलीइम्ब्रोयनी। अब हम लोग बात करेंगे कि एपोमिक्सिस क्या है ना। एपोमिक्सिस का मतलब ये है बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनना। स्ट्रेंज है, कैसे होगा? एपोमिक्सिस क्या है? बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बन जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस दो तरीके से हो सकता है। ठीक है। एपोमिक्सिस दो तरीके से होता है। ठीक है। एक होता है एडवेंटिव और एक होता है रिकरेंट। अभी हम लोग दोनों के बारे में बात करेंगे, एडवेंटिव और रिकरेंट। एपो का मतलब क्या होता है? एपो का मतलब होता है अवे फ्रॉम, और मिक्सिस का मतलब होता है फ्यूजन। तो एपोमिक्सिस का मतलब क्या है कि द फॉर्मेशन ऑफ, ये सब रेयर है। ठीक है। ऐसा नहीं कि सब में होता है, ये रेयर है, इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट fertilization is called एपोमिक्सिस। उसी क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं। अब ये जो एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है एडवेंटिव एम्ब्रोयनी, एडवेंटिव, या इसी को हम लोग बोलते हैं
स्पोरोफिटिक, ठीक है, स्पोरोफिटिक बडिंग बोल देते हैं या डेवलपमेंट भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा क्या हो गया, रिकरेंट एगोस्पर्मी। मैं दोनों का मतलब समझा देता हूँ, रिकरेंट एगोस्पर्मी। तो एकदम आसान सा बात ऐसे समझ लेते हैं कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में, जिसको स्पोरोफिटिक बडिंग बोलते हैं, इसमें क्या होता है ना कि जो न्यूक्लियस होता है, जो इंटेगुमेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग ना स्पोर्स उनको बोलते हैं, उससे बन जाता है नया सीड। अब बात समझ रहे हैं? अब याद करिए न्यूक्लियस क्या होता है, इंटेगुमेंट क्या होता है। ओव्यूल के अंदर ये सारी चीज़ें थी ना, है ना। तो अगर उससे अगर बन जाता है, अगर इंटेगुमेंट से या न्यूक्लियस से डायरेक्टली सीड बन जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बोलते हैं। और अगर याद करिए हम लोग पढ़े थे एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, और अगर मेगास्पोर मदर सेल से डायरेक्ट भी अगर सीड बन जाए तो उसे हम लोग रिकरेंट एगोस्पर्मी कहते हैं। दोनों मतलब समझिए, दोनों में बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड बनेगा। मगर इसमें क्या बनेगा, इसमें कैसे होगा, इसमें ओव्यूल के पार्ट्स से नया सीड बन जाएगा। इसमें ओव्यूल के पार्ट से नया सीड नहीं बन रहा है, बल्कि मेगास्पोर मदर सेल से बन रहा है, ठीक है। मैं दोनों में अंतर लिख दे रहा हूँ। एडवेंटिव में क्या होगा, एडवेंटिव में क्या होगा, एडवेंटिव में ये हो रहा है कि न्यू सीड फॉर्मेशन occurs from and parts of ovules like nucleus, integuments, etc. इसका एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है। इसका क्या एग्जाम्पल रख लेना है, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। मैंगो याद रख लीजिए, सिट्रस याद रख लीजिए, ऑरेंज लिख लीजिए। सिट्रस का मतलब जो खट्टे फल हैं, तो मैं लिख देता हूँ ऑरेंज ओपुंसिया। मतलब कि ये जो मैंगो है, मैंगो में क्या है, मैंगो बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या हो रहा है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या बन जा रहा है, सीड बन जा रहा है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। क्या याद रखेंगे कि ओव्यूल के पार्ट्स से बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बन रहा है तो क्या कह रहा है, वो कहलाएगा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या स्पोरोफिटिक बडिंग, क्योंकि उसके स्पोर से बन रहा है इसीलिए। दूसरा क्या था, रिकरेंट। इसको मैं यहीं लिख रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, न्यू सीड फॉर्मेशन occurs directly from एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। अब आपको ये जाके देख लेना पड़ेगा कि मेगास्पोर मदर सेल क्या था, लेक्चर में इसके बारे में बताया हुआ है। मेगास्पोर मदर सेल मतलब कि मेगास्पोर मदर सेल के बाद का जितना प्रोसेस था ना, वो सारा प्रोसेस रुक जाता है और डायरेक्ट एमएमसी से ही क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग रिकरेंट एगोस्पर्मी। और इसका एग्जाम्पल हम लोग याद रख लेते हैं, एक एग्जाम्पल याद रख लेते हैं, एप्पल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और एक पियर, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब बस लास्ट है जो हम लोग का था, एक पॉली एम्ब्रियोनी। क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली का मतलब मेनी और एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रायो। अगर किसी सीड में नंबर ऑफ एम्ब्रायो जो है एक से ज़्यादा हो तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। बहुत आसान सी बात है। क्या, इफ देयर इज मोर नंबर ऑफ एम्ब्रायो in a seed then it is called poly एम्ब्रियोनी। क्लियर है? तो बस ये इतना ही याद रखना है इसके बारे में कि अगर एक ही सीड में नंबर ऑफ एम्ब्रायो जो वो एक से ज़्यादा हो तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। तो इस तरीके से हम लोग का ये जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आज पूरी तरीके से खत्म हुआ। आप सब लेक्चर देख लेंगे, अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट्स में लिख देंगे कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तो ताकि मैं उसको फिर से बाद में आपको क्लियर कर दूंगा। जब फिर से नया सेशन हम लोग करेंगे तो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।